ओके ओके, थैंक यू। हम कर रहे थे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने टाइप से थी? 4 टाइप से थी हमारी क्लासिफिकेशन, ठीक है। और बेटा इसके लिए हमने 4 नाम याद कर लिए, वो थे हमारे क्रोनोलॉजिकल, सेकेंड वन था हमारा जियोग्राफिकल, थर्ड वन था क्वालिटेटिव एंड फोर्थ वन था क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये चारों के हमें ध्यान हो गए। बेटा एक बात यहाँ से, जो क्वालिटेटिव वाला है उसका अदर नेम कौन होता था? क्वालिटी के लिए क्या यूज़ करता है ये? ऑर्डिनल। और जो क्वांटिटेटिव है उसके लिए नाम यूज़ करेगा कार्डिनल, ठीक है। ये यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट एक टर्म और यूज़ करता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डेटा, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। जो फ्रीक्वेंसी डेटा है, फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? वो हमारे फर्स्ट 2 टाइप्स में आ जाएंगे। ये डेटा विच आर क्रोनोलॉजिकल और जियोग्राफिकल इन नेचर नोन एज नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। बेटा ये एक टर्म है, ये आपको याद रखनी है। नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में इसने कौन से रखे हैं? फर्स्ट 2 टाइप्स रखे हैं, क्रोनोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल। इससे नेक्स्ट के जो 2 टाइप्स हैं कौन से रह गए? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, उसको रखा है इन्होंने फ्रीक्वेंसी डेटा में। तो बेटा जो रख दिया हमें उसको अब याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इसकी प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में पहुंचा है तो डेटा को जो प्रेजेंट है हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सोच के देखो। एक तो ये कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसको क्या बोल देंगे कि टेक्सचुअल फॉर्म में वो डेटा को प्रेजेंट कर सकता है। और क्या कर सकता था? टेबुलर फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकता है। और थर्ड फॉर्म रहती है बेटा डायग्रामेटिक फॉर्म। तो ये प्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स हैं। टेबुलर फॉर्म में हमें क्या मिलता है? ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं, टेबुलर में बुक की फॉर्म होती है। तो बेटा जिसको कम नॉलेज है, कम पढ़ा लिखा है, तो उसके लिए क्या है, इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। और वैसे भी ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। एक लाइन की हमें ज़रूरत है, हमें कुछ डेटा देखना तो पूरा पढ़ो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। किसमें? टेक्सचुअल में इसको रखा है। टेक्सचुअल में क्या क्या आ गया? हमारे न्यूज़पेपर आ गया, बुक आ गई, टेक्स्ट बुक। तो इसमें क्या कहा, इसका डीमेरिट क्या होगी बेटा? एवरीवन इसको यूज़ नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को। जिसको पूरी नॉलेज है वो इसको पढ़ेगा, फिर इसमें से कंक्लूजन निकालेगा। नेक्स्ट फिर हमें यूज़ करना होगा कौन सा? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को देखो बेस्ट माना गया है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। बेस्ट मेथड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन इज टेबुलर फॉर्म। टेबल में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होते हैं। इसमें से क्वेश्चन मिलता है हमें। टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं बेटा। इसके 5 हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं टेबल के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे हमारे स्टब्स की, कि स्टब्स क्या हैं और स्टब्स क्या होती हैं बेटा। मैं कहती हूँ रो एंड कॉलम्स। तो जो हमारी रोज हैं उसके लिए इन्होंने नाम यूज़ कर दिया स्टब्स, STUBS। लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल, जो इसमें लेफ्ट में रहेंगी ये ऐसे ऐसे रोज, जैसे मैट्रिक्स में भी किया था। और जो कॉलम्स हैं उसके लिए इन्होंने नाम यूज़ किया है कैप्शन, C से कैप्शन एंड C से कॉलम्स। और कई बार क्या होता है, कॉलम के सब कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है। पहले मेल था, फिर फीमेल का कॉलम बना, ये तो हमारे क्या हो गए? कॉलम। आगे फर्दर मेल को कर दिया बेटा अनमैरिड, मैरिड, तो उसका क्या बन गया? सब कॉलम हो गए। तो कैप्शन के अंडर ये दोनों तीनों आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? कॉलम एंड सब कॉलम्स किसके अंडर आएंगे? कैप्शन में। स्टब्स में हमारी क्या आ गई? रोज आ गई। इसके बाद बेटा हमने इधर का भी पार्ट ले लिया रोज का, ऊपर का कॉलम का भी रह गया। जो बीच में है इसको क्या बोलेंगे बेटा? जहाँ पे हम एंट्रीज करते हैं, ये हमारी होती है बॉडी, ठीक है, BODY, जहाँ पे हम सारी एंट्रीज करते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ टेबल इन विच डाटा इज रिकॉर्डेड। इसके बाद हमारा आता है बेटा, ऊपर आप देखोगे कि क्या लिखा होता है? टेबल नंबर लिखा होता है, कई बार वो लिखा होता है कि इसमें डाटा का टाइटल लिखा होता है। आप कहोगे मैम ये तो बच गया। अब इसको फिर कहाँ पे लिखेंगे बेटा? इसके लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो इसको हम किस में डाल देंगे? सारे को बॉक्स हेड में डाल देंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि बॉक्स हेड में क्या क्या आता है। बेटा बॉक्स हेड में सारा आ जाएगा, जो आपका टाइटल नंबर है, टाइटल नेम है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन और है, प्लस इसमें हमारे जो कैप्शन वाला पार्ट है, कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, सारा इसके अंडर आ जाएगा, बॉक्स हेड के अंडर। तो क्या बचा? कई बार टेबल के नीचे भी एक लाइन लिखी होती है, तो
तो वो किस में रखता है बेटा, इसको फुट नोट में रखता है। फुट नोट में क्या रहता है, सोर्स रहता है। फुट नोट इट इज दैट पार्ट ऑफ टेबल विच इंक्लूड्स द सोर्सेज ऑफ डेटा एंड एनी अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टेबल। तो मेनली वो सोर्स के लिए रखा है फुट नोट। तो 5 पार्ट है, एक पार्ट पक्का पूछ लेते हैं। वेरी फर्स्ट हमने किया स्टब्स, वो लेफ्ट पार्ट को कवर कर गया, रोज को। ऊपर फिर क्या आया, कैप्शन, कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। फिर हमने किया जो यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होता है, बॉडी, BODY। फोर्थ हमने काम क्या नाम दिया, बॉक्स हेड, क्योंकि मेन काम कवर हो गया। यहाँ इधर का हो गया, ऊपर का हो गया, बीच का हो गया। अब बेटा सबसे ऊपर का रह गया, टाइटल नंबर आ गया, टाइटल नेम आ गया, टेबल का नेम किससे रिलेटेड है, हेडिंग आ गई। तो इस सारे के लिए इन्होंने क्या यूज़ कर दिया, बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड में कन्फ्यूजन रह जाती है कि जो फिर हमने कॉलम सब कॉलम किए वो भी तो ऊपर ही होता है, इसमें बॉक्स हेड में बेटा वो भी ये इंक्लूड कर लेता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो बिल्कुल लास्ट में आ गया फुट नोट। तो ये 5 हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए नाम्स, ठीक है, इसके नेम। और नेक्स्ट है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो टेबुलर प्रेजेंटेशन है। इसमें से क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद टर्न आती है डायग्रामेटिक की। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बेटा डायग्राम्स बना देगा। तो आपको कहोगे मैम सबसे अच्छा तो यही होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट है इनके अकॉर्डिंग है बेटा उसको ही कहेंगे, टेबुलर को बेस्ट मानेंगे। जो इसका है डायग्रामेटिक है, इसका प्लस पॉइंट क्या है बेटा, इसमें हिडन ट्रेंड भी मिल जाता है। हल्का सा भी लाइन हमारी ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे वेरिएशन आ गई, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ गया। तो हिडन ट्रेंड के लिए छिपा हुआ जो भी है वो सामने आ जाएगा, किसमें, डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है बेटा। अट्रैक्टिव वे है ये, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड डाटा प्रेजेंटेशन का कौन सा है, डायग्रामेटिव। लेकिन जो एक्यूरेट कहें, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कौन सा है, वो हमारा चलता है, बेस्ट मेथड कौन सा है हमारा, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें से ये कुछ बन सकता था। नेक्स्ट बात मैं करूँगी मेथड्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो बेटा अब डायग्रामेटिक पे छोड़ा था थर्ड पॉइंट, अब इसके क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे कैसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट है हमारे लाइन डायग्राम्स, फिर आते हैं हमारे बार डायग्राम्स, फिर आता है बेटा पाई चार्ट। ठीक है, करने को तो बेटा ये भी बहुत तरह से हो सकते हैं, पिक्टोग्राम वगैरह, और तो इस वहाँ तक जाते नहीं हैं हम। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, आप सबसे पहले लाइन डायग्राम्स। लाइन डायग्राम्स में क्या समझे, एक्स एंड वाई दो दे दिए, जैसे हम +2 में करते थे, इकोनॉमिक्स में भी करते थे। नंबर ऑफ जो भी होता है फ्रिक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, बाकी जो एक चीज़ दी होती है वो हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ऐसे से प्लॉट करते हैं डेटा को, पॉइंट्स गिवन में होते हैं, तो वहाँ से अगर हम सभी को ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को तो लाइन मिल जाती है। तो ये है हमारे लाइन डायग्राम्स। इन लाइन डायग्राम्स को और क्या बोल देते हैं बेटा, हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं, हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोरियाग्राम, हिस्टोरियाग्राम भी बोल देते हैं। इसको चार्ट भी बोल देते हैं, ग्राफ भी बोल देते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का क्या रह गया, इनके नाम रह गए। जो हमारे ये हैं लाइन डायग्राम्स को ग्राफ भी बोल देते हैं, चार्ट भी बोल देते हैं, हिस्टोरियाग्राम भी बोल सकते हैं। फिर लाइन डायग्राम के टाइप्स करते हैं, लेकिन मेन लाइन डायग्राम हो गए, और इसके बाद बार डायग्राम्स हो गए, फिर पाई चार्ट हो गए। अब आगे इसके सब पार्ट्स डिस्कस करते हैं कि लाइन डायग्राम कौन कौन से हो सकते हैं। बेटा एक तो सिंगल लाइन का हो गया, सिंपल लाइन डायग्राम बोल देगा, जिसमें एक सिंगल लाइन बनेगी। फिर आगे क्या आ जाएगा, मल्टीपल लाइन डायग्राम्स। मल्टीपल में क्या हो जाएंगी, एक से ज़्यादा लाइनें बन जाएंगी। ठीक है, जब हमें डेटा दिया हो बेटा, नंबर ऑफ मोबाइल यूज़र्स लगा लो कि मेल का भी दे दिया, फीमेल का भी दे दिया, चिल्ड्रन का भी दे दिया, तो 3 लाइनें बन जाएंगी उसी ग्राफ में। तो ये हमारे मल्टीपल लाइन डायग्राम हो जाएंगे। हमें बनाने तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, मल्टीपल लाइन हो गया। अब मैं बात करती हूँ मल्टीपल एक्सिस। मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम्स। मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम्स क्या होगा बेटा, इसमें डेटा क्या है वही है, लेकिन इसमें यूनिट्स अलग अलग हैं। मान लो हम टेम्परेचर के लिए ही काम कर रहे हैं, हम उनके यूनिट्स चेंज कर दें। ठीक है, अगर यूनिट्स चेंज कर ली तो हमारी बेटा सारे के सारे वो वैल्यूज़ भी अलग हो जाएंगी। अगर वैल्यूज़ अलग हो जाएंगी, अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो लाइनें भी 2 बनेंगी। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम में क्या हुआ कि डेटा तो वही था, लेकिन यूनिट्स क्या होगी, अलग अलग होने के कारण वहाँ पे डायग्राम्स क्या बनेंगे, हमारे लाइनें ज़्यादा बनेगी। तो मल्टीपल लाइन एंड मल्टीपल एक्सिस में से क्वेश्चन बनता है कि किसमें यूनिट्स अलग अलग होती हैं। तो मल्टीपल एक्सिस लाइन डायग्राम में क्या होती है बेटा, यूनिट्स अलग होती हैं, लेकिन जो मल्टीपल लाइन डायग्राम्स हैं उसमें हमारी यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं।
ये था हमारा इन दोनों में डिफरेंस। इसके आगे आता है बेटा रेशियो चार्ट। ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि रेशियो चार्ट क्या है। रेशियो चार्ट कब यूज़ होता है? रेशियो चार्ट को बेटा हम कैसे प्लॉट करते हैं? जब हम करते हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हम वाई की जगह पे क्या रखते हैं? लॉग वाई रखते हैं, लॉग ऑफ डेट वैल्यू। तो इसका यूज़ क्या होगा? जब फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं बेटा, एक बार तो 10 आ गई वैल्यू, फिर सीधी 1000 आ जाए, तो ऐसे में तो हमें प्लॉट करना मुश्किल है ना वैल्यूज़ को। तो उस केस में हम फिर क्या यूज़ करते हैं? लॉग का यूज़ करते हैं। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और लॉग 1000 की वैल्यू क्या आती है? 3 होती है। तो इसके लिए जब फ्लक्चुएशंस हमारी ज़्यादा बन जाएं, तब हमारा यूज़ में आता है रेशियो चार्ट, और वी कैन से लॉगरिथमिक चार्ट। तो लाइन डायग्राम्स के बारे में हमने ये पढ़ा है। क्या है बेटा? सिंगल लाइन, मल्टीपल एक्सिस एंड रेशियो चार्ट। नेक्स्ट टर्न आती है बार डायग्राम्स की। बार डायग्राम्स में क्या करते हैं बेटा? इसमें गैप आता है, सेपरेटेड बार्स होती हैं, क्योंकि जब हम हिस्टोग्राम में पढ़ेंगे वो तो क्या होते हैं, सारे इकट्ठे बनते हैं, तो ही उसकी कंडीशन होती है कि वो क्या होनी चाहिए? सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। इसमें क्या कहते हैं? सेपरेटेड बार्स आती हैं। जो हम बात कर रहे हैं अब हिस्टोग्राम की, तो इसमें गैप आता है। हिस्टोग्राम्स, तो हिस्टोग्राम्स कितने टाइप्स के हैं बेटा? इसको हम पढ़ते हैं वर्टिकल बार डायग्राम्स, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स। करने को बेटा जो वर्टिकल कर रहे हैं उसको हम हॉरिजॉन्टली भी कर सकते होते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जनरली जब बात चलती है वर्टिकल बार डायग्राम्स की, ये बने किसके लिए हैं? ये बने हैं हमारे क्वांटिटेटिव डाटा और डाटा वेरी ओवर टाइम, उसके लिए इन्होंने बनाए हैं वर्टिकल बार डायग्राम्स। अगर हम बेटा इन दोनों को चेंज कर देंगे, वाई एक्सिस वाला एक्स एक्सिस पे और एक्स वाला वाई पे, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी थ्योरी है, थोड़ा थोड़ा हमें बेटा इसके लिए अकॉर्डिंग चलना है। आगे बात आती है जो हमारे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स किसके लिए बने हैं? डाटा जब कौन सा हो? क्वालिटेटिव हो, और डाटा वेरी ओवर स्पेस, एरिया के अकॉर्डिंग हो, ठीक है बेटा। बात क्लियर हुई दोनों टाइप से। आगे आते हैं वही सिंपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम्स में क्या रहेगा? एक बार आएगी। मल्टीपल में क्या होगी बेटा? एक साल में 2-3 बार बन जाएगी, नेक्स्ट ईयर में 2-3। जैसे हम विजिट करने गए, नेशनल पार्क में गए मान लो, वहाँ पे हम नंबर देखते हैं कि 2000 में कितने थे, नंबर ऑफ मंकीज, नंबर ऑफ डियर, नंबर ऑफ एलिफेंट्स। तो ऐसे ही हम एक का ना लेकर एक से ज़्यादा का ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? बार, मल्टीपल बार डायग्राम्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा परसेंटेज बार डायग्राम्स। परसेंटेज बार डायग्राम में क्या रहेगा? ये हम पढ़ रहे हैं, प्लॉट नहीं करना है। परसेंटेज का टोटल होता है 100। परसेंटेज और डिवाइडेड बार डायग्राम्स, इसमें सभी बार्स की हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो पार्टीशन करनी है फिर हम उसी में ही करेंगे कि इस 100 के अकॉर्डिंग ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। तो इसको नाम याद रखना कि डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम्स। क्लियर है बेटा। जैसे हम करते हैं जो हमारे ये पाई चार्ट्स हैं, इसमें हम टोटल कितना लेते हैं? 360 लेते हैं, और एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, हम इसको प्लॉट कर देते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे जो है परसेंटेज बार डायग्राम्स हैं, इसमें हम किसकी हेल्प लेते हैं? बार्स की। तो हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो सारी ये क्या रहेगा बेटा? 100%। सभी बार्स की हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट बात आती है, हम इनके नाम याद रख रहे हैं, डिवाइडेड और परसेंटेज बार डायग्राम के बाद आता है कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स क्या है? नाम क्लियर कर रहा है बेटा। अब हमें इसकी हाइट हुइट नहीं लेनी है, जो जितनी हाइट है उतनी प्लॉट की। बाद में हमने क्या किया? उसके फर्दर उसको क्या किया? सेपरेट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसको सब डिवाइड कर दिया, ठीक है दोनों लगभग सेम, लेकिन उसमें क्या रहेगा बेटा? जो परसेंटेज है, सभी जो बार्स हैं उनकी हाइट सेम रहेगी, लेकिन इन केस ऑफ सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम्स, इसमें वो नहीं रहेगा कि सभी बार्स की हाइट क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो बेटा इसका क्या काम है? कंपोनेंट और सब डिवाइडेड बार डायग्राम, इन दोनों में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करेंगे बेटा, टोटल के साथ भी और आपस में भी। इनका फ़ायदा ये है।
नेक्स्ट आता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट से बेटा समझते हो क्या रहेगा कि वो 360 टोटल एंगल होता है। हम जैसे क्वेश्चन किया था शुगर के लिए कि इसकी लेबर पे इतना लगा था, ट्रांसपोर्टेशन पे इतना लगा था, अदर इतना था, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था एंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो उसको फिर हमने एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो लिख के दिखा दिया था कि हाँ जी मैक्सिमम एंड जो मिनिमम वैल्यूज़ है वो इतनी आई थी, उसका डिफरेंस पूछा था हमने, एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बात उठती है पाई चार्ट से याद करने वाली कि फॉर्मूला क्या है। अगर क्वेश्चन बनता है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इज ₹90, रॉ मटेरियल्स कॉस्ट इज 12, लेबर 25, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसपोर्टेशन इज 23 और अदर एक्सपेंसेस 30 हैं, ऐसे ऐसे दे दिए। और हमें इन्होंने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। अब इसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज बोली बेटा। मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी थी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 90 थी एंड मिनिमम वैल्यू हमारी 12 थी। तो इनका इन्होंने डिफरेंस कहा है सेंट्रल एंगल का। मैं समझाना चाह रही हूँ कि सेंट्रल एंगल्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो बेटा सेंट्रल एंगल्स के लिए जैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड ऊपर अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू में 100, तो ये हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एंगल के अकॉर्डिंग करना है, तो पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। अगर मैं इसके लिए काम कर रही हूँ, मैक्सिमम कंपोनेंट 90 है, तो ऊपर तो ये रहेगा, अपॉन में बेटा टोटल रहेगा सारे कंपोनेंट्स का जो गिवन में है। एक तो 90 है, 12 है, 25 है, 30 है और कौन सा है, बस यही है। तो सभी का टोटल इसके अपॉन में रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा 360। तो ये सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है पाई चार्ट से तो ऐसा सा पूछ सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या रहा बेटा, जो इसका फाइंड आउट करना है वो ऊपर अपॉन में टोटल, इनटू में बस 100 की जगह पे क्या आ जाता है 360 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी एंगल की, और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या रखेंगे 12 अपॉन में जो टोटल आया सभी कंपोनेंट्स का इनटू में 360। ये है जो पाई चार्ट से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि कितने टाइप से हम फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेटा फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने वे से होता है, 2 वे से होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास डिस्क्रीट और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से सेकंड आता है अनग्रुप से समझ में आ गया, एक तो अनग्रुप वाला है एक ग्रुप वाला है, ठीक है। डिस्क्रीट और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पिछला काम थोड़ा सा रिवाइज करो। जो हमने किया था, एक बड़ा सा टेबल बना लिया था, 8 वैल्यू है, 9 है, 10 है, कुछ भी ऐसा सा आ गया था। तो वहाँ पे हमने फाइंड आउट की थी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेगी। नंबर ऑफ क्लासेस के लिए हमने किया था रेंज अपॉन में लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, कि हमें कितनी रेंज कैसे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ले ली, अपॉन में मेरे को कितनी लेंथ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते कि हाँ जी इतनी इतनी क्लासेस बनेंगी। जो डेटा को उठाया उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क लगाते गए और हमें वहाँ से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अगर हम पहले क्या लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो वो क्या बन गया हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अगर हम नहीं लेते हैं क्लासेस, सिंपल डेटा को लिखते हैं, तो वो क्या हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे नोट्स में एक टेबल बना हुआ है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो उसके लिए बेटा हमने बॉय लिख लिए कितने हैं, गर्ल्स लिख लिए कितनी है क्लास में, तो ये क्या है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम सामने क्लासेस के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बार पूछते हैं कितने टाइप से हो सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 टाइप से हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात, हाँ जी। अब हमें इसके नाम भी याद रखे हैं कि जो अनग्रुप है उसका नाम डिस्क्रीट देते हैं और जो ग्रुप वाला है उसका नाम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि बेटा नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट करवा ले। मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी दिया था कि अगर नंबर ऑफ क्लासेस पूछता है कितनी बनेगी, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन में लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। मेरी बात ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो इसके लिए मेथड्स करते हैं बेटा हम। हिस्टोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आता है और जाइव्स आते हैं।
तो वेरी फर्स्ट जो हिस्टोग्राम है, थ्योरी का काम ही है सारा हमारा। हिस्टोग्राम में क्या होता है बेटा, इसमें बीच में गैप नहीं रहता। ये एक जैसे से तो हैं जो हमारे बार डायग्राम्स हम डिस्कस करके आए हैं, और ये हिस्टोग्राम, लेकिन फ़र्क है कि उसमें को बीच में क्या होते हैं, वो सेपरेटेड होती हैं बार्स, और ये क्या होते हैं बेटा, इकट्ठे, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हो गया। तो इसलिए इसकी कंडीशन है हिस्टोग्राम की, ये क्या होनी चाहिए, सीरीज़ हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, इसमें सीरीज़ एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। जैसे 0 to 10 है, फिर नेक्स्ट क्या आनी चाहिए 10 to 20, फिर क्या आनी चाहिए 20 to 30। तो ये सीरीज़ होनी ज़रूरी है जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। और हिस्टोग्राम का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोग्राम का यूज़ क्या है, जब हमें डायरेक्टली वैल्यू दे देता है मोड की, ठीक है, ये हमें वो बार्स दिख गई जो ऊपर की बार है, ऊपर से क्रॉस करके आता है, तो उसके अकॉर्डिंग बस आपको ये याद रखना है कि मोड की वैल्यू, क्योंकि जो हमारी वाई एक्सिस पे होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वही हमारा मोड वैल्यू है। तो हमें डायरेक्टली मोड वैल्यू दे देता है जो हमारा हिस्टोग्राम है। और इसकी सीरीज़ कौन सी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज़ होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। जब हमारी जो विड्थ है बेटा, इसमें ये ग्रुप के लिए ही बनेगा, जैसे मैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 की बात चल रही है, तो उसमें हमें क्या करना है, अगर वो इंटरवल सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं है, तब हम y एक्सिस पे डायरेक्टली y की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। देखो इसको मैं बोलती हूँ, इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये बात कि हमारी y एक्सिस पे क्या यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ में होती है। ये दो टर्म्स आई थी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा इसमें से भी एक क्वेश्चन हमें मिलता है डायरेक्टली, अगर यहाँ से ना पूछे हो तो वहाँ से सही। तो हमें पहले तो याद करना है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, यहीं से याद रह जाएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज़ करता है हमारा जो हिस्टोग्राम है। जब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल्स सेम नहीं होती तो हम y एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, हमारी डेंसिटीज़ को यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रखते हैं। जैसे हमारे रेशियो चार्ट में y एक्सिस में log y करते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे रिलेटिव डेंसिटी को यूज़ करेंगे। आप कहोगे मैडम अब ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव डेंसिटी जल्दी से देखते हैं, जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है हिस्टोग्राम में, इस नाम को हम पढ़ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट अपॉन में क्या आता है बेटा, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। क्लियर है ये वाली बात। तो बेटा ये इसके 3 पॉइंट हैं जो हिस्टोग्राम कहता है। हिस्टोग्राम क्या कहता है, डायरेक्टली हमें मोड की वैल्यू देता है, सीरीज़ कौन सी होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज़ होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है हमारी लेंथ सभी क्लासेस की, तो हम किसको यूज़ करते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये वर्ड याद रखना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फिर एक आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे डेंसिटी आ गया तो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में लेंथ, क्योंकि ये हमने यूज़ किया है हिस्टोग्राम में। हिस्टोग्राम में यूज़ कब किया, जब लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल सेम ना हो। जिसमें लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल यूज़ होता है वो हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। और रिलेटिव बेटा जब भी रिलेशन देखना है फ्रीक्वेंसी का, तो हम किसके साथ देखते हैं, टोटल के साथ रिलेशन देखना है, तो रिलेशन देखेंगे तो टोटल के साथ। तो इसमें फ्रीक्वेंसी के अपॉन में क्या आता है, टोटल आता है। और ये डेंसिटी वाला है, हम इसमें डेंसिटी देखते हैं जो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है, जब सेम नहीं होती तो इसमें एफ के अपॉन में लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल आएगा। रिलेशन वाले में, आर वाले में हम रिलेशन देखते हैं, तो इसमें क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट क्लास अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी। ये 2 टर्म्स हैं जो हम याद रखते हैं। बेटा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो हम ये भी करते हैं, देखो टोटल के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो हर क्लास की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी बेटा, 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में हर क्लास की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो किस और किस के बीच में करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर है बेटा ये बात। नाउ अब हम चलते हैं, इसके यूजेस भी आपको अच्छे से याद हो गए हैं हिस्टोग्राम के, मोड वैल्यू के लिए
और हमें बेटा ये क्या करता है, इसकी कंडीशन क्या है, सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। और क्या है बेटा, इसमें किस टर्म का यूज़ होता है इसमें इक्वेशन के लिए, डेंसिटी का। डेंसिटी आ गया तो डेंसिटी हमें क्या देखनी है, वो लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल्स जब सेम नहीं होते तो हिस्टोग्राम के केस में हम वाई एक्सिस में डायरेक्ट वाई की वैल्यू की जगह पे यूज़ कर लेते हैं हमारी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बेटा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो बेसिकली बना किसके लिए है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो बना किसके लिए है। बेटा ये हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अनग्रुप भी है और ग्रुप भी है। जो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए बना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसका मेन क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, ठीक है। देखो ये यूज्ड होता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि बना तो ये किसके लिए, अनग्रुप के लिए बना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बेटा बनाते कैसे हैं, हिस्टोग्राम से हमें पहुंचना है अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ऊपर। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स ले लेंगे। वो तो हमारी बन गई ना सारी बार्स, उनके मिड पॉइंट ले लो और उन सभी को हम क्या करते हैं, स्केल के साथ ज्वाइन करते हैं और कवर कर देते हैं। इधर से भी शुरू से शुरू किया, लास्ट में भी एंड तक एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर दिया, तो वो सारा हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मिड पॉइंट्स को स्केल के साथ जोड़ दिया तो हिस्टोग्राम से हमें क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल गया। बेटा बात क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी कर्व में भी यही है, हम उसमें अब मिड पॉइंट्स को ही ज्वाइन करना है, लेकिन फ्री हैंड ज्वाइन करना है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर्व को क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, किसकी है ये लिमिटिंग फॉर्म, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की भी बोल सकते हो, हिस्टोग्राम की भी बोल सकते हो, वहीं से ही वो बना है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कर्व कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ सीरीज, ये दोनों सीरीज के लिए ही बन सकता है। जो थर्ड मेथड है फ्रीक्वेंसी कर्व, अनग्रुप के लिए भी और ग्रुप के लिए भी, ठीक है। ये क्या है, बस फर्क क्या है, कर्वी शेप मिल गई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। पॉलीगन में तो हमने क्या था बेटा, स्केल के साथ ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन ज्वाइन की थी, लेकिन अगर ये करना है, हम पॉलीगन की बात करते हैं, हमारे फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर चलती है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये कर्वी शेप दे दिया पॉलीगन को, ठीक है। बेटा प्लॉट नहीं करना है, इसमें जो जो क्वेश्चन हमारी थ्योरी में दिखते हैं हम वो कर रहे हैं। जो एरिया अंडर दिस फ्रीक्वेंसी कर्व वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। और क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फॉर्म है उसी की ही। लिमिटिंग फॉर्म किसकी बोलेंगे, किसी की भी बोल दो, दोनों के लिए ट्रू है। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, हिस्टोग्राम भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, इट इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसके लिए बेसिकली बना है बेटा, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंसी कर्व में कुछ भी नहीं है, वो पॉलीगन के लिए है। ये ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए प्रिपेयर हो सकता है। बेटा बात समझ में, बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट हम करते हैं ओजाइव्स और ओगिव्स। ओगिव्स क्या है बेटे, 2 टाइप से हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। इसमें जो हमारी हैं क्वेश्चन पूछ रखा है, इन्होंने पूछ रखा है ओजाइव्स आर ऑफ 2 टाइप्स नहीं देख रखा, इन्होंने जनरली वर्ड को मिस कर रखा है। अगर आ जाए ओजाइव्स आर जनरली, तो बेटा हम लेस देन टाइप डिस्कस करते हैं। ओजाइव्स आर जनरली इन लेस देन टाइप फॉर्म, लेकिन होते तो ये 2 हैं, लेस देन टाइप में भी एंड मोर देन टाइप में भी। अच्छा, और इसका क्वेश्चन बनता है ओजाइव्स हमें किसकी वैल्यू देते हैं, ये हमें वैल्यू देते हैं हमारे, किसकी देंगे बेटा, मीडियन की। मीडियन की वैल्यू हमें मिल जाती है ओजाइव्स से, ठीक है। क्लियर है, ये 2 टाइप्स के हैं, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। आगे बात आती है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। ये देखो सारी सीरीज चल रही है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व किया है मैंने लास्ट में किया है जो मेथड, उसके टाइप्स क्या हैं, जे शेप और क्या है, यू शेप, सबसे इंपॉर्टेंट बेल शेप। बेटा बेल शेप और मिक्स शेप, बेल शेप में से क्वेश्चन मिलता है कि बेल शेप कैसी होगी। बेटा बेल शेप कैसी होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है। और मेनली बेल शेप का हम कब यूज़ करते हैं, जब प्रॉफिट्स को शो करना हो तो, ठीक है। तो बेल शेप है,
जे शेप है, यू शेप है, मिक्स शेप है, इसमें से कुछ खास नहीं मिलेगा हमें, लेकिन नाम याद है। ठीक है, तो हमने आज किया बेसिक सारा कवर फर्स्ट चैप्टर का। बेटा इसका क्वेश्चंस देख लेना। अब हम अगर शुरू करें हमारा सेकंड चैप्टर, थोड़ा सा बताती हूँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा ये क्या है? फर्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक है एनालाइज करने की। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, डाटा को कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया। अब हम टर्न आई एनालाइज। अगर एनालाइज करना है तो हमने सेकंड चैप्टर में शुरू किया है इसके मेथड्स। वो फर्स्ट टेक्निक है कौन सी बेटा? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ते हैं? मीन, मीडियन, मोड। बेसिकली 3 हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, 3 टाइप्स हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं मीन का, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, लेकिन बेसिकली इसको हम 3 ही लिखते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसकी एनालाइज करेंगे तो इसमें सारे चैप्टर्स एनालिसिस के अकॉर्डिंग आते जाएंगे, इसके मेथड्स आते जाएंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड का आपको थोड़ा सा कल को रिवाइज करवा दूंगी, आज तो आपका टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास होगी बेटा आपकी। ठीक है, तो इसको हो सकेगा तो देख लेना। अच्छा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट किया है बेटा? टाइपिंग में देखो मेरे को लग रहा है गलतियां हैं, इसलिए कल को या जैसे भी परसों, जैसे जब आप कहोगे तभी बात कर लेंगे हम इसकी। जो हमारा इसमें मैं 5 मिनट्स लेती हूँ आपके, जो मेन मीडियन मोड है बेटा, मीन मीडियन मोड। अभी हम इसके क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे। मीन क्या है? हमारा सबसे बेस्ट मेजर है, सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कंसीडर किया है। और बेटा मीन किससे अफेक्टेड है? बहुत चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। अपने काम का तो ये है कि चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन से है, तो हमें इसमें कुछ भी बी फाइंड आउट करने की, कुछ भी इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक लीनियर रिलेशन दे दिया, एक वैल्यू देगा, x की दे दी, उसकी वैल्यू पुट कर दो, बस जो y की वैल्यू आ गई वो चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन दोनों की तरफ से आ जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मीन की बेटा प्रॉपर्टीज, जब हम इसकी क्या लेते हैं बेटा? मीन में से डेविएशंस लेते हैं, सम ऑफ ऑल डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज इक्वल टू 0। ये हमने रट्टा लगा रखा है। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम। ठीक है, तो बेटा ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं मीन की जो हम अभी याद रख के चलते हैं। ऐसे ही हमारा मीडियन, बेटा मीडियन का क्या है? ये क्या है? सेंट्रल पार्ट है, आधे को लेफ्ट साइड में डिवाइड करता है, आधे को राइट साइड में करता है। और वही कैसे? आधे वैल्यूज इससे कम है, आधी वैल्यूज इससे ज़्यादा। हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेट हो सकता है, लेकिन मीडियन क्या करता है? बीच की वैल्यू उठा लेता है। इसलिए इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं इसके साथ इसका कोई भी कंसर्न नहीं है। ये बेस्ट है ओपन एंड क्लासिफिकेशन, कि जब हमें या तो कुछ शुरुआत की वैल्यूज़ ना पता हो या लास्ट की वैल्यूज़ ना पता हो, तब बेस्ट कौन सा है हमारा? ये मीडियन है। इन केस ऑफ मीन बेटा उसमें तो सारी वैल्यूज़ कंसीडर होती है, तो हम मीन तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते अगर हमें कोई वैल्यू नहीं पता, लेकिन मीडियन उसके लिए बेस्ट मानते हैं। ये है मीडियन की खासियत। ठीक है, और मीडियन की डेफिनेशन क्या आती है बेटा? ये क्या है? पोजिशनल एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है, और हमेशा ये कहाँ लाई करती है? बीच में लाई करती हैं। अगर 7 वैल्यूज़ हैं तो बेटा वेरी फर्स्ट उनको हम अरेंज करते हैं, और अगर अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में यूजुअली हम रखते हैं, ठीक है, तो उसको अरेंज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 टर्म ये है, 3 ये रह गई, जो बीच का है वो मेरा क्या होता है? मीडियन होता है। आप कहोगे मैम ये तो 7 था, अगर मान लो हमारे पास 6 टर्म ही हैं तो क्या करेंगे बेटा? 2 ये तो गई, लेकिन जो बीच की 2 रह गई इसका क्या ले लेते हैं हम? अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं। 3 + 4/2 डेट इज 7/2, 3.5 हमारा क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। तो बेटा ये मीडियन का बेसिक था, डायरेक्टली इसमें से पता चल जाता है। और अगर हमें बेटा फाइंड आउट करना है तो हमने इसका फॉर्मूला भी याद किया होता ना डायरेक्टली। एक तो ये हो गया, इवन ऑड का तो दोनों का फॉर्मूला तो हो गया कि अगर इजी सा न्यूमेरिकल आता है तो ऐसे से बन जाएगी बात, लेकिन वैसे हम रैंक का फॉर्मूला करें तो इसका क्या होता है बेटा? n+1/2th आइटम। तो इसके लिए हम बात करते हैं। क्लियर है बेटा? ये वाला अरेंज कर लेंगे n+1/2th आइटम, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा फिर उसमें? फुल रैंक आइटम, ये फाइंड आउट हो गया रैंक, तो क्या आएगा बेटा? फुल रैंक आइटम जो उसकी है, प्लस क्या आता है? डिफरेंस जो बीच का है उस
उससे ऊपर वाली और उसका डिफरेंस इनटू में जो बच गया था। तो ये सारा हमने कर रखा है बेटा, ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा हमारा इसी में निकल जाएगा टाइम। मीडियन में क्या था बेटा, चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन दोनों का था। एंड सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। अब यहाँ पे वो मीन में तो हमने एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ ही नहीं किया था बेटा, एक तो स्केयर किया था, एक वैसे किया था। लेकिन जब हम यहाँ पे मीडियन की बात चलती है तो वहाँ पे ये इस एब्सोल्यूट की बात करता है कि ठीक है डेविएशंस ले लो, लेकिन एब्सोल्यूट साइन लोगे तो ये वैल्यूज़ हमें क्या मिलेंगी, मिनिमम मिलेंगी। ठीक है, आगे आते हैं पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन में बेटा जब डिवीजन क्या हो जाए, 2 से ज़्यादा में हो जाए, 2 में किया तो नाम हमने मीडियन यूज़ किया है, अगर 2 से ज़्यादा में हो जाए तो उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यूज। यहाँ पे कंडीशन है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही सीरीज को अरेंज करना है। तो ये कौन कौन से थे हमारे पास, डिसाइल से, क्वार्टाइल से, परसेंटाइल से। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाती हैं, फिर आगे पार्टीशन वैल्यूज आ गई। मोड, मोड क्या है बेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सीरीज इज नोन एज मोड। और मोड का क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर एक से ज़्यादा मोड आ जाए हमारी सीरीज में, सेम आ गए, तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज क्या है, इल डिफाइंड है, ILL, इल डिफाइंड, या क्या बोलते हैं उसको, बाय मॉडल सीरीज है। 3 भी आ सकते हैं तो उसको ट्राई मॉडल बोल देते हैं। कोलेक्टिवली अगर एक से ज़्यादा मोड है तो उसको इल डिफाइंड सीरीज ही बोलते हैं। क्लियर है बेटा। आगे आता था हमारा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन कब यूज़ में होता है, तो इसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रख रही थी। जैसा हमारा चैप्टर होता है, कौन सा होता था, स्पीड के लिए काम आता है एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम, एवरेज प्राइस इन प्लेस ऑफ वेटेड मीन। तो ये हमें ध्यान में रखना है इसका यूज़ कब है। और क्वेश्चन आता है तो बेटा क्या फॉर्मूला बनता है, 2 के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB A+B। जैसे हमें एवरेज स्पीड कह दे फाइंड आउट करने की, तो हमने इसकी यही याद किया कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम इन प्लेस ऑफ वेटेड मीन, एवरेज प्राइस के केस में हम यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें हार्मोनिक मीन का यूज़ करना है। और हार्मोनिक मीन का बेटा एक फॉर्मूला होता है दूसरा जो कलेक्ट करता है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला N1 प्लस N2 अपॉन में N1 अपॉन H1 प्लस N2/H2। ये बेसिक है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें से हमें ये पूछ लिया जा सकता है। AM, HM, GM ये तीनों कब इक्वल होते हैं, जब सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो। लेकिन जब ये अलग होती हैं तो अब हमारी क्या बनती है रिलेशन, AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM। ठीक है, बेसिकली हमारा अगर कुछ नहीं है तो अब हम लिख देते हैं कि AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। लेकिन वहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट डाल दिया, तो इक्वल टू का तो मतलब ही पैदा नहीं होता, तो यही रिलेशन बच जाता है। ठीक है, जनरली हम ये लिख देते हैं इक्वल टू जब सारी क्या हो, सेम हो वैल्यूज़। और बेटा इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है क्या था, हमने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज़ किया था, क्या बेटा, G² इज इक्वल टू AH। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन अगर 2 के बीच का करें तो इस ये होता है, ठीक है। और हार्मोनिक मीन क्या होता था, 2AB/A+B। अर्थमेटिक मीन क्या होता था, A+B/2। ये बेटा बेसिक है जो हम इसको याद रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी ये हेल्प करता है। बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इफेक्ट किसके ऊपर नहीं होता, हमारे मीडियन के ऊपर नहीं होता, और सबसे ज़्यादा ये मीन को ही प्रभावित करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। बात क्लियर है, ठीक है बेटा। बाकी आप देख लेना, कोई भी दिक्कत आती हो तो अब कर लेंगे। मैंने ऊपर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया कि मीन की प्रॉपर्टीज़, मीडियन की, ये हमें याद होनी चाहिए। चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन इन तीनों को ही अफेक्ट करता है। और हमारा क्या था बेसिक सा ये वाला G² इज इक्वल टू AH वाला रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा रह रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, बाकी आप देख लेना, कुछ भी लगे और तो हम उसके ऊपर और टाइम दे देंगे। अच्छा, कल के लिए आप क्या कह रहे हो बेटा, एक तो हमने रिवाइज करना है टाइम सीरीज, साइलोजिज्म, है ना, तो कल को पहले वो करवाती हूँ, फिर जो भी रह गया वो कर लेंगे। डिस्पर्जन भी है, मैंने तो देखो बेटा करवाना है, अच्छा है, सारे आपके फॉर्मूलाज, कोरिलेशन, रिग्रेशन के भी रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। नो सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।